नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट में आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल और एक पार्ट में आ जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ से लेकर के एनस तक का कंप्लीट पैसेज है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है माउथ के बाद आ जाता है बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। बकल कैविटी के बाद आ जाता है फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद आ जाता है फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट्स हैं। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं इनमें एक तो आ जाता है 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस। देन numerous microscopic glands which are present on the wall of stomach called gastric glands. Then liver, which is called the largest gland of our body. Then pancreas, then intestinal glands. So these glands are associated with the passage of alimentary canal at a different site. We will discuss in detail. तो ब्रॉडली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने पार्ट वाइज दो पार्ट में बांट दिया, जिसमें एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और एक पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं, अब हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल की पहले डिटेल की बात करते हैं पार्ट वाइज। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है माउथ। आपने माउथ को डिफाइन करना है तो क्या डेफिनेशन बनती है? ये हमारे दो लिप्स हैं, अपर लिप और लोअर लिप। इनके बीच में ये जो ओपनिंग है इसको हम माउथ कहते हैं। तो सिंपली वी कैन से कि माउथ क्या है? इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर which open with the help of two movable lips, यानी ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है जो दो मूवेबल लिप्स की सहायता से खुलता है। अब ये कहां खुलता है? ये खुलता है ओरल कैविटी में। यहां पर ये हमारा अपर पैलेट होता है, ये लोअर पैलेट है। हमारे चिक्स और गम्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब जो एंटायर एनक्लोज स्पेस है ये सारे का सारा ओरल कैविटी कहलाता है और ओरल कैविटी के अंदर
एलिमेंट्री कैनाल के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट हैं, एक है टंग और एक है टीथ। टंग और टीथ। पहले हम बात करते हैं टंग की। हमारे थ्रॉट रीजन के अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है, बोन, वहां से टंग ओरिजिनेट करती है। मींस बैक साइड ऑफ टंग इज अटैच्ड टू दैट पार्ट, इस बोन के साथ अटैच होती है। ये एक बॉडी की ऐसी बोन है जिसका किसी भी दूसरी बोन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, यानी सिर्फ मसल्स के साथ अटैच होती है। अदरवाइज बाकी अपनी बॉडी की जितनी भी बोन्स होती हैं वो डिफरेंट साइड्स पे जॉइंट्स की सहायता से बोन टू बोन अटैच होती हैं, लेकिन इस बोन का किसी भी और बोन के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता। इस बोन को हम नाम देते हैं हॉइड बोन। हॉइड बोन को टंग बोन भी बोल देते हैं। तो इसके साथ टंग ये प्रेजेंट है। टंग का ये मीडियन रीजन वाला पार्ट है और टंग के ऊपर डिफरेंट काइंड के फोर डिफरेंट काइंड के टंग पेपिला प्रेजेंट होते हैं। जो 4 डिफरेंट काइंड के टंग पेपिलास प्रेजेंट हैं वो टंग पे डिफरेंट लोकेशंस पे लोकेटेड हैं। इस पे इस प्रकार स्मॉल स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ स्पॉटेड स्ट्रक्चर ऐसी जो साइज में इनसे भी छोटी हैं। जो वेरी स्मॉल साइज स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स जिनकी मैं नाम दे रहा हूं, दे आर मच मोर इन नंबर। दे आर कॉल्ड फंगिफॉर्म पेपिला। फंगिफॉर्म पेपिला। ये वाले जो थोड़े बड़े हैं दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला। एक होते हैं वेलेट पेपिला और फॉलिएट पेपिला एंड वेलेट पेपिला। तो डिफरेंट काइंड के 4 डिफरेंट काइंड के पेपिलास प्रेजेंट होते हैं टंग पे, जिनको हम टेस्ट बड रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अब जो हमारी टंग है वो 4 डिफरेंट काइंड के टेस्ट को डिटेक्ट करती है। एक्चुअली अगर हम इसकी लोकेशन के हिसाब से बात करें तो टिप रीजन ऑफ टंग पे जो टेस्ट बड रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फॉर स्वीट टेस्ट। जो साइड्स पे हैं ये सोर टेस्ट के लिए होते हैं। जो एंटायर मिडल पार्ट पे प्रेजेंट है वो सॉल्टी टेस्ट के लिए रिसेप्टर है और बैकवर्ड साइड पे बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बकल कैविटी में प्रेजेंट जो टंग है उसके ऊपर कौन कौन से पेपिलास हैं ये डायग्राम के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि टंग के क्या क्या फंक्शन है डाइजेशन में। अब बात करते हैं टंग के फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ टंग। सबसे पहली बात, जो टंग है इसका प्राइम फंक्शन क्या है? इट कीप द फूड इन प्लेस फॉर प्रॉपर मैस्टिकेशन बाई टीथ। यानी ये फूड को इस तरीके से पोजीशन के ऊपर लेके आती है जिसकी सहायता से दांत भोजन को आसानी से चबा सके। इसका दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है इट हेल्प इन स्पीच, बोलने में भी मदद करती है। तीसरा काम क्या है? इट मिक्सेस द सलाइवा इन फूड। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज ए ब्रश टू कीप द टीथ क्लीन। ये एक
एक ब्रश की भांति कार्य करती है जिसकी सहायता से दांत साफ होते हैं। इसके अलावा इसका और क्या काम है, इट हेल्प इन swallowing ऑफ फूड, ये भोजन को निगलने में भी मदद करती है, ये भी टंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट जो बकल कैविटी है उसमें एक तो टंग और दूसरा मैंने बताया टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब हम टीथ की बात करते हैं। टीथ इज अ प्लूरल वर्ड, सिंगुलर वर्ड इज टूथ। सबसे पहली बात, जब ह्यूमन में किसी बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के दौरान उसके ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट नहीं होते। बच्चे में दांत आना स्टार्ट होते हैं बर्थ के 6th मंथ के बाद 6 मंथ के बाद बच्चे में दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं और 6 मंथ से लेकर के लगातार 2 इयर्स तक ये टीथ आते रहते हैं। 2 इयर्स से लेकर के लगभग 6 इयर्स तक ये टीथ फंक्शनल होते हैं। उसके बाद ये टीथ रिप्लेस होकर के फिर उनकी जगह पे दूसरे टीथ आते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमंस में जो बर्थ के दौरान टीथ प्रोड्यूस होते हैं उनका सेट अलग और बाद में जो परमानेंट टीथ बनते हैं उनका सेट अलग होता है। तो डेंटल कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ, जिसमें एक है टेम्पररी टीथ और एक है परमानेंट टीथ। जो टेम्पररी टीथ हैं दे आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं इनको, जिनका ड्यूरेशन मैंने बताया कि ये 6 महीने के बाद आने प्रारंभ होते हैं, लगातार 2 साल तक आते रहते हैं और लगभग 6 साल तक ये फंक्शनल स्टेट में रहते हैं। उसके बाद रिप्लेस होकर के इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। हम डेंटल फार्मूले के हिसाब से इन दोनों सेट्स की बात करते हैं। ह्यूमंस के अंदर हेट्रोडोंट कंडीशन होती है। हेट्रोडोंट कंडीशन का अर्थ होता है कि डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। एक अभी मैंने जो बोला कि ह्यूमंस में टेम्पररी और परमानेंट टीथ होते हैं, 2 सेट्स यानी टीथ के होते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ह्यूमंस में डाइफियोडोंट कंडीशन होती है। डाइफियोडोंट कंडीशन का मतलब होता है एनी एनिमल हैविंग 2 सेट्स ऑफ टीथ इज कॉल्ड कि दैट इज हैविंग डाइफियोडोंट कंडीशन। हेट्रोडोंट कंडीशन का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, जैसे ह्यूमंस में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। साथ के साथ ह्यूमंस में थिकोडोंट कंडीशन भी होती है। थिकोडोंट कंडीशन का अर्थ होता है कि जो टीथ है दे आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स। टीथ are embedded in jaw sockets, such condition is called thicodont condition। अब ये 4 टाइप्स के टीथ कौन कौन से हैं? इनमें एक टाइप है इंसीजर्स, एब्रिवेटेड एज लेटर I। एक है कैनाइन्स, एब्रिवेटेड एज C। एक है प्रीमोलर्स, PM, और एक है मोलर्स, M। तो ये 4 टाइप के टीथ हो गए, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब टेम्पररी डेंटल फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इंसीजर्स हैं इनकी संख्या होती है 2/2, टोटल 8। 2/2 का अर्थ होता है कि 2 एग्जैक्ट सेंट्रल ये टीथ, एक इनका इस साइड एक इस साइड, ऐसे ही नीचे 2 एग्जैक्ट सेंट्रल एक इस साइड, उस हिसाब से ये 8 हो गए। कैनाइन्स की जो संख्या होती है वो है 1/1, टोटल
4। अब 1 by 1 का मतलब एक कैनाइन इधर, एक ऊपर, इधर एक नीचे, इधर एक इधर, 8। प्रीमोलर्स टेम्पररी फार्मूले के हिसाब से प्रेजेंट नहीं होते तो 0 लिख दिया मैंने, और मोलर्स की संख्या भी 2/2 होती है, टोटल 8। इस हिसाब से टेम्पररी टीथ की जो संख्या है 8 और 4 12 और 8 20 होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ इन ह्यूमंस दैट इज 20। अब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की। अब जो परमानेंट टीथ हैं उनकी संख्या 32 होती है, लेकिन टोटल 32 नंबर जो है वो अडल्टहुड स्टेज में होता है, बिकॉज विजडम टीथ जो होता है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टीनेज आते हैं, इसलिए। लेकिन टोटल 32 हैं। इंसीजर्स 2/2 टोटल 8, कैनाइन्स 1/1 टोटल 4, प्रीमोलर्स 2/2 टोटल 8 एंड मोलर्स 3/3 टोटल 12। इस हिसाब से परमानेंट टीथ की संख्या 32 है। तो ये टीथ हो गए। इनकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, जिस बेस पे इनके फंक्शन में भी डिफरेंस है। अब जो इंसीजर्स होते हैं ये समवन एक्स लाइक होते हैं, यानी ये बेस से ब्रॉड होते हैं और ग्रेजुअली टेपर्स होते आते हैं। ये सामने वाले जो दांत हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज फॉर कटिंग ऑफ फूड, ये भोजन को काटने में मदद करते हैं। जबकि जो कैनाइन्स होते हैं, एक्चुअली आपने देखा होगा कि जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, आइदर वो डॉग है या वो लेपर्ड है या लॉयन है, इनमें कैनाइन्स की संख्या ज्यादा होती है, बिकॉज कैनाइन जो होते हैं इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टीयरिंग ऑफ फ्लैश। ये फ्लैश यानी मांस को टीयर करने में मदद करते हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर कैनाइन एक प्रकार से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। इसी प्रकार जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, इनका जो बेस है वो काफी ब्रॉड होता है। इवन इनमें 2 रूट्स होती है, बल्कि इनमें 3 रूट्स होती हैं, लेकिन इनका जो बेस है वो ब्रॉड होता है। इस वजह से इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और यू कैन से ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये फूड को ग्राइंड करने में मदद करते हैं जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं। तो ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, माउथ और बकल कैविटी। बकल कैविटी में प्रेजेंट टंग और टीथ की बात भी हमने कर ली। उसके बाद माउथ, बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद पार्ट आ जाता है फेरिंक्स। फेरिंक्स एक्चुअली जो बकल कैविटी है वो जिस वर्टिकल ट्यूब के अंदर आकर के खुलती है उसको नाम देते हैं फेरिंक्स। ह्यूमंस में जो फेरिंक्स है, मैं डायग्रामेटिकली आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये माउथ हो गया और ये बकल कैविटी है, ये ट्यूब जो है ये फेरिंक्स है। जो फेरिंक्स है ये नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब होती है। 10 to 12 सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है जो बकल कैविटी से मैस्टिकेशन के बाद फूड को स्वेलो किया जाता है तो इस पैसेज से आता है। और याद रखना कि जो फेरिंक्स है दैट एक्ट एज ए कॉमन पैसेज इवन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज फॉर इनटेक ऑफ फूड। फेरिंक्स को भी रीजनली 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। फेरिंक्स का जो अपर पार्ट होता है जहां पर हमारी नोज की ओपनिंग जाकर के होती है दैट इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स। जो मिडल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स। और जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड लैरिनोफेरिंक्स, क्योंकि जो लैरिनोफेरिंक्स पार्ट है दैट ओपन इनटू लैरिंक्स। हमारे गले में, थ्रोट में ये जो स्वॉलन सी स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं एडम्स एप्पल, ये वो पार्ट है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के अंदर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है स्पीच में। एडम्स एप्पल में जो लोअर पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड्स है दे आर ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ट्रू
वोकल कॉर्ड्स, और इसी के ऊपर ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, और ये जो ऊपर वाला पेयर है दैट इज कॉल्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। मैं ये लिख देता हूं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स के पेयर का मेन फंक्शन होता है स्पीच में, यानी जो हमारी आवाज निकलती है वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स की वजह से, बिकॉज जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं जब हम बोल नहीं रहे होते हैं उस दौरान ये ऐसे समवट ऑब्ट्यूस एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही हम बोलना प्रारंभ करते हैं एक्यूट एंगल पे आकर कैसे वाइब्रेट करते हैं, जिसके कारण हमारी आवाज निकलती है। तो फेरिंग्स पार्ट हो गया 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद यहां से आकर के ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ये दो हिस्सों में बंट जाता है ऐसे। हमने पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इस पार्ट की हम बात करेंगे, बिकॉज ये जो अपर वाली ट्यूब है ये है विंड पाइप के लिए, जिसको हम नाम दे देते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, और इस ओपनिंग के ऊपर एक कार्टिलेज का बना हुआ कवर, ढक्कन, ओपरकुलम यू कैन से, ये प्रेजेंट होता है। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि विंड पाइप में फूड ना चला जाए। दिस कवर इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। दिस कवर इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस which entirely covers the windpipe whenever we swallow the food, so that entry of food is prohibited inside the windpipe, or you can say trachea, और food यहां से चला जाता है। ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में फेरिंग्स, लैरिंग्स भी। यहां तक कॉमन पैसेज था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं सीधा एलिमेंट्री कैनाल के इस पार्ट की, इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूं आपको, दैट इज कॉल्ड इसोफेगस। इसोफेगस, जो इसोफेगस है ये लगभग 25 to 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ओपनिंग मैंने बता दिया कि लैरिंग्स और वाले पार्ट से ही एक्सटेंड करती है। ये नियरली 25 to 28 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो लोअर पार्ट में आकर के कर्व हो जाती है। दिस इसोफेगस आल्सो कॉल्ड फूड पाइप ओपन इनटू स्टमक। दिस इसोफेगस ओपन इनटू स्टमक, उसके बाद ये स्टमक आ जाता है। अब जो इसोफेगस है इसमें फूड की किसी भी तरीके से कोई डाइजेशन नहीं होती। इसोफेगस का ओनली जो फंक्शन है वो होता है कि ये फूड को सीधा स्टमक के अंदर पोर करती है। इसकी एक खास बात और, इसोफेगस की जो वॉल है, वैसे तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की अगर आप बात करें, मैं थोड़ा सा एक वर्ड बोल देता हूं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, अगर आप हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करें तो एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शनल व्यू के अंदर आप देखोगे तो 4 लेयर्स होती हैं इसमें, सेक्शनल व्यू के हिसाब से। जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसका सेक्शन काट रहे हैं तो सेक्शनल व्यू के अंदर एक ये मेम्ब्रेन होगी, एक इसके बाद वाली होगी, एक नेक्स्ट, और एक नेक्स्ट, फिर ये कैविटी, ऐसे। तो इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन कहीं से भी काट लीजिएगा, उसमें सबसे पहली होती है विसरल पेरिटोनियम। इस कवरिंग को नाम देते हैं आउटर मोस्ट को विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम के बाद आ जाती है मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट, मस्कुलर कोट के बाद है सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के बाद है म्यूकोजा। ये 4 मेन मेम्ब्रेनस कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात आती है, हम जो बात कर रहे थे कि जो इसोफेगस है, इसोफेगस में जो लोअर मोस्ट यानी इनर मोस्ट पार्ट के अंदर काफी मात्रा में म्यूकोस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं,
म्यूकोस ग्लैंड्स, जो सक्रीट करती है म्यूकस। इसका मेन फंक्शन क्या है? जो म्यूकस है इट विल नॉट लेट द फूड टू स्टिक टू द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी ये भोजन को एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पर चिपकने नहीं देती, जिसकी सहायता से भोजन सीधा स्टमक के अंदर आ जाता है। तो इसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया, जो नियरली 25 टू 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है अडल्ट ह्यूमन साइज डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक जो है दैट इज ए समवट J-shaped organ. It is nearly 30 centimeter long and 15 centimeter wide. ये स्टमक की साइज डायमेंशन है। रीजनली जो स्टमक है इसको भी 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। स्टमक का जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड फंडस। ये जो पार्ट है मेजर पार्ट दैट इज कॉल्ड बॉडी। जहां पर आकर के इसोफेगस स्टमक के रीजन में खुलती है दैट इज कॉल्ड कार्डियक पार्ट। और लोअर मोस्ट पार्ट जहां पर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होगी दैट विल बी कॉल्ड एज पाइलोरिक पार्ट। तो रीजनली स्टमक को भी हमने 4 पार्ट्स में बांट दिया, जो फंडस है, बॉडी है, कार्डियक पार्ट है और पाइलोरिक पार्ट है। अब बात वही कि हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी वही 4 मेम्ब्रेनस कवरिंग्स हैं, अपर मोस्ट विसरल पेरिटोनियम, देन मस्कुलर कोट, देन सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। The opening of esophagus into the stomach that is guarded by a circular shaped muscle called cardiac sphincter. इसके अलावा जो ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज आल्सो गार्डेड बाय अ सर्कुलर शेप्ड मसल कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर मींस जब फूड इसोफेगस की सहायता से स्टमक में आ जाता है उसके बाद कार्डियक और पाइलोरिक दोनों स्फिंक्टर मसल्स क्लोज हो जाती हैं, ताकि फूड की प्रॉपर स्टमक के एक्शन की वजह से ड्रूपिंग करके स्टमक फूड के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक में प्रेजेंट है, मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेक्रीशन के बारे में बात करूंगा, तो उनको प्रॉपरली मिक्स कर देता है। उसके बाद स्टमक के पार्ट हो गए, देन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टमक के इस पार्ट से स्टार्ट हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग ऐसे काफी फोल्डेड स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम जरूर स्मॉल है, लेकिन लेंथ वाइज अगर हम बात करें अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर एलिमेंट्री कैनाल की जो एवरेज लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है, और उस 9 मीटर लेंथ के एलिमेंट्री कैनाल में अकेली स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है। तो नाम स्मॉल इसलिए क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दे दिया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैं थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन को भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दूं। ऐसे, देन रेक्टम, ये पार्ट बन जाएगा एनस। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये यहां पर आकर के लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ेगी, बट रीजनली स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में बंटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो शुरू वाला स्टमक से जो सी शेप आर्क स्ट्रक्चर के रूप में निकलता है, इस पार्ट को नाम देते हैं ड्यूडिनम।
ड्यूडिनम। जो ड्यूडिनम है ये नियरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद है सेकंड पार्ट, यानी इस 25 की लेंथ के बाद है ये कंटिन्यूअस ट्यूब बट रीजनली डिमार्केटेड। नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड जेजिनम। जेजिनम। और जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज कॉल्ड इलियम। सो ड्यूडिनम, जेजिनम एंड इलियम, ऑल दीज थ्री parts constitute a complete small intestine having nearly 6 meter length. Small intestine का इलियम पार्ट यहां पर आकर के लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है। अब देखिएगा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ 1.5 मीटर के लगभग होती है। रीजनली इसको भी पार्ट्स में बांटा गया है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीकम। दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोलोन। तीसरा पार्ट क्या रहता है? रेक्टम। अब ये सीकम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ जहां पर जुड़ता है उस जंक्शनल फोल्ड को नाम देते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन। उसके बाद ये सीकम का पार्ट हो गया, ये कोलोन है, ये भी और ये भी। कोलोन को 3 पार्ट्स में डिमार्केट कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की ओर जा रहा है दैट इज असेंडिंग कोलोन। दिस वन इज ट्रांसवर्स कोलोन और दिस वन इज डिसेंडिंग कोलोन। देन रेक्टम। जो रेक्टम है ये नियरली 15 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंसिबल ऑर्गन है और दिस वन इज द साइट वेयर फीकस इज स्टोर्ड एंड दिस लोअर एंड हैविंग सर्कुलर मसल विच इज कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर मसल यहां पर प्रेजेंट होती है और ओपनिंग को नाम देते हैं एनस। सो एनस इज द पार्ट of alimentary canal through which the undigested remains are eliminated। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के मेन पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स में सबसे पहले माउथ, बकल कैविटी में प्रेजेंट है टंग और टीथ। देन फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। कई जगह पर लैरिंग्स को एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के रूप में नहीं दिखाया होता। उसके बाद इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो बन गए पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये मेन 5 हैं। इनकी 1 बाय 1 डिटेल मैं आपको देता हूं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। सैलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमन के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं इनके टोटल 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स के फर्स्ट पेयर का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, देन सबलिंगुअल ग्लैंड, देन सबमैक्सिलरी ग्लैंड। जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं दे सेक्रेट सलाइवा इन बकल कैविटी। और जो सलाइवा है इसकी जो पीएच होती है वो नियरली 6.7 होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स की सेक्रेशन का नाम है सलाइवा, जिसमें
पीएच मान मैंने बताया कि 6.7 होता है। और सैलिवरी ग्लैंड में एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, आल्सो कॉल्ड टाइलिन। जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है ये एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उस हिसाब से माउथ के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है और माउथ के अंदर फूड की ब्रेकडाउन दो तरीके से होती है। एक तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन विच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, और एक केमिकल ब्रेकडाउन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन यानी सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेकडाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन होती है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंप्लीट डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज। ऐसे ही प्रोटीन्स को हमारा शरीर एमिनो एसिड्स के रूप में एब्जॉर्ब करता है, फैट्स को फैटी एसिड्स के रूप में। तो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन है। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एक्चुअली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं दे आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बॉडीज होती हैं दे आर लोकेटेड इनटू द सब म्यूकोजा और विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स दे डिस्चार्ज देयर सेक्रेशन इनटू द कैविटी ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नाम दिया, न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये सेक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, और जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच होता है लगभग 2, हाईली एसिडिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन की अगर हम बात करें, एक तो इसमें प्रेजेंट होता है HCl, एक प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाद में HCl उनको एक्टिवेट करता है। और एक प्रेजेंट होता है म्यूकस। तो ये गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन है। हर कंपोनेंट के फंक्शन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की। स्टमक में गैस्ट्रिक सेक्रेशन की सहायता से जो HCl प्रोड्यूस होता है उसके क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ HCl, सबसे पहले जब स्टमक के अंदर फूड जाता है माउथ से स्वेलोइंग के बाद, तो उस फूड के अंदर सलाइवा में प्रेजेंट सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम मिक्स होता है। तो गैस्ट्रिक जूस उस सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप कर देता है, स्टॉप द एक्शन ऑफ सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। एक तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा, अगर हमारे फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया या पैथोजन चला जाता है तो ये उसको हाईली एसिडिक कंडीशन के आधार पर किल कर देता है। एक प्रकार से फूड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो दूसरा फंक्शन हो गया हेल्प इन, और यू कैन से डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड, ये भी फंक्शन हो गया। तीसरा, अभी मैंने बोला था कि जो गैस्ट्रिक जूस है इसमें सिर्फ प्रोटीन और फैट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं,
उनमें एक होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और एक होता है प्रोरेनिन। तो HCl क्या करता है, HCl इस पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये प्रोटीन्स का डाइजेशन कर सके, ये प्रोटीन्स को तोड़ करके पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर सके, ये मिल्क की कर्डलिंग यानी केजिन को पैराकेजिन में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद एंजाइम्स का तो फंक्शन इसी में आ गया है, मतलब फिर भी बता देता हूं कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम एक अब एक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया वो बन गया पेप्सिन, एक बन गया रेनिन, और एक याद रखना फैट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा। तीसरा काम है म्यूकस का। म्यूकस का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली अगर हमारे हाथ पे कहीं पे HCl डल जाए तो वो हमारी स्किन बर्न कर देगा, लेकिन हमारे स्टमक में ये काफी मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसका क्या इफेक्ट है कि ये बर्निंग नहीं करता। इसमें आपने बताना है कि जो स्टमक है, इसमें स्टमक में जो म्यूकस की कवरिंग होती है वो HCl के एक्शन को रोक करके रखती है। तो म्यूकस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट द एक्शन ऑफ दिस HCl ऑन द वॉल ऑफ स्टमक। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक जूस की सेक्रीशन हो जाती है तो उसके कारण हमें एसिडिटी हो जाती है, और उसके कारण कई बार ये भी होता है कि एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ HCl के कारण जो HCl है दैट रप्चर दी म्यूकस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो स्टमक की वॉल है उसमें इंटरनल वाउंड्स हो जाते हैं, जिन्हें हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो म्यूकस का मेन काम प्रोटेक्शन का है कि स्टमक की वॉल को HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं लिवर की। जो लिवर होता है इसको नाम देते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड, क्योंकि लिवर का जो एवरेज वेट होता है वो 1.6 kg होता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है। वैसे तो बाइलोब्ड होता है, लेकिन एक एक लोब के और एक एक छोटा लोब होता है, इसलिए इसको क्वाड्रा लोब भी बोल देते हैं। एक इसमें क्वाड्रेट लोब होता है, क्वाड्रेट होता है। वैसे एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है, एक क्वाड्रेट लोब और एक क्वाड्रेट लोब। जो लिवर है दैट इज लार्जेस्ट ग्लैंड which is about 1.6 kg in weight, or it is averagely 1/40th weight of the body of a person, average। बात करते हैं सेक्रीशन की। जो लिवर है ये सेक्रीट करता है बाइल जूस, और जो बाइल जूस है उसका pH होता है नियरली 8। जो बाइल जूस है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल साल्ट्स कौन कौन से? मेनली या तो NaCl भी प्रेजेंट होता है, एक होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और एक होता है सोडियम टोरोकोलेट। ये मेनली सॉल्ट्स होते हैं बाइल जूस में। साथ में प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स में मेनली एक बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। देखिएगा बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, उसके बावजूद भी जो बाइल जूस है वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका कारण आपने क्या बताना है कि बाइल जूस में प्रेजेंट जो बाइल साल्ट्स होते हैं दे हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ एमल्सिफिकेशन? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एमल्सिफिकेशन का अर्थ होता है लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को तोड़ करके स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना। सो डाइजेशन में इसका सिर्फ यही एक मेन रोल है कि वैसे तो इसको एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी बोलते हैं,
वो इसके अदर फंक्शंस हैं, लेकिन डाइजेशन में आपने बताना है कि द बाइल साल्ट्स प्रेजेंट इन बाइल जूस हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर वन। इसके अलावा जो बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, दे गिव कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर टू द फीकस, दे गिव कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर टू द फीकस। अगर मान लो किसी पर्सन के लिवर के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, या फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो मींस जॉन्डिस से सफर करता है, जॉन्डिस डिजीज के केस में लिवर अफेक्टेड होता है, और जॉन्डिस केस में हिंदी में पीलिया बोल देते हैं। जॉन्डिस केस में क्या होता है कि जो आइरिस का कलर है और स्किन का कलर है वो समवट येलो होना स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण यह है कि कॉपियस अमाउंट में बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, ये दोनों के दो पिगमेंट हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फिकस होगा वो हम समवट व्हाइटिश डिस्कार्ड करेंगे, और ये कंसंट्रेट ज्यादा होने की वजह से आइरिस और हमारी स्किन का कलर है वो येलो हो जाता है, वो इस कारण से होता है। लिवर के बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज पैंक्रियास। पैंक्रियास जो हमारा स्टमक है, लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूं, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो एक कंपाउंड सेकुलर ग्लैंड भी है, और इवन पैंक्रियास को हम हेट्रोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। कारण ये कि पैंक्रियास डाइजेस्टिव जूस के साथ साथ हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। यानी आइसोलेस ऑफ लैंगरहॉफ पैंक्रियास में जो डिफरेंट काइंड की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स हैं, थीटा सेल्स हैं और डेल्टा सेल्स हैं। इनमें से जो अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं ये ग्लूकागोन और इंसुलिन नामक हार्मोन सेक्रेट करती हैं जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैंक्रियास है। रीजनली पैंक्रियास का ये टेल पार्ट है, ये बॉडी है, ये हेड है। अब जो लिवर होता है, एक लोग चलो सेक्शनली ऐसे दिखा देता हूं, यहां पर गॉल ब्लैडर है, लिवर के डक्ट्स, गॉल ब्लैडर का डक्ट, इनका कॉमन डक्ट आकर के पैंक्रियास में खुलता है। ये बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट, इनको हेपेटिक डक्ट भी बोल देते हैं। ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, ये लिवर के लोब्स हैं, ये पैंक्रियास है, ये हेपेटिक डक्ट हो गया, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट मतलब डक्ट ऑफ लिवर, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। अब हेपेटिक डक्ट आकर के पैंक्रियाटिक डक्ट में खुलता है। हेपेटिक और पैंक्रियाटिक दोनों का एक कॉमन डक्ट आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में खुलता है। इस कॉमन डक्ट को नाम देते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट की सहायता से इवन पैंक्रियास और लिवर, इनकी सक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आती है। इसका मतलब अगर आप बाइल जूस की सक्रीशन का डाइजेशन में रोल पढ़ेंगे तो वो एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपनी सक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल रहे हैं और वो भी ड्यूडेनम पार्ट में। इसी पर का पैंक्रियास का जो डाइजेशन में रोल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होएगा। तो पैंक्रियास क्या है? पैंक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो बिलो स्टमक प्रेजेंट होता है और एवरेजली ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग और नियरली 2.5 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रक्चर है। पैंक्रियास का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जूस सेक्रेटेड बाय पैंक्रियास कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जिसका पीएच होता है नियरली 8.8। इस पैंक्रियाटिक जूस की सक्रीशन के कलर की वजह से पैंक्रियास समवट ऑलिव ग्रीन कलर का नजर आता है। तो पैंक्रियाटिक जूस का डाइजेशन में क्या रोल है? पैंक्रियाटिक जूस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
इसमें जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं दैट दे आर कॉल्ड पैंक्रियाटिक अमाइलेज। जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग है उनको हम नाम दे देते हैं पैंक्रियाटिक प्रोटीएज, और फैट्स डाइजेस्टिंग पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिंग, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेस्टिंग, लाइपेज लिपिड्स यानी फैट्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी सहायता से ये डाइजेशन करता है फूड की। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का एक सेपरेट लेक्चर भी बनाऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम और जेजिनम पार्ट होता है, बिकॉज इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज वेरी वेल एडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका अर्थ ये हुआ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनम पार्ट तक मैक्सिमम फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है, यानी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, बिकॉज मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होता है। इसीलिए इंटेस्टाइन की वॉल यानी ड्यूडेनम और जेजिनम की वॉल की हम बात करेंगे, उस पे प्रेजेंट जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं दे आर कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करती हैं। इंटेस्टाइनल जूस एक्चुअली जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं दे आर आल्सो न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, बट फर्दर दे आर फर्दर ऑफ टू काइंड्स। इनमें एक होती हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरपुहन, और एक टाइप होती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ये दो बेसिक टाइप होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज के रूप में या इसका आइसोमेरिक फॉर्म में, प्रोटीन्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है एमिनो एसिड्स के रूप में, फैट्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के रूप में। अब एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पार्शियल डाइजेशन धीरे धीरे चलती रहती है। जैसे मैंने बताया कि माउथ के अंदर स्टार्च की डाइजेशन होती है, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है, बाद में वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होएगा। ऐसे ही स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सेक्रेशंस होती हैं वो प्रोटीन्स और फैट्स की डाइजेशन करती हैं। लिवर का रोल स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर फैट्स की एमल्सिफिकेशन करना है। उसके बाद पेंक्रियास द्वारा सेक्रेटेड जो हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों की डाइजेशन करते हैं। बाकी जो भी बचा हुआ यानी पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उस सब की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट इंटेस्टाइनल गैस की सेक्रेशन यानी इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स की सहायता से होती है। अब इंटेस्टाइनल जूस के अंदर इवन सुक्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो माल्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इवन जो लैक्टेज एंजाइम ये प्रेजेंट होता है जो लैक्टोज शुगर को तोड़ करके ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर लिमिट डेक्सट्रीनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो डेक्सट्रीन शुगर्स को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा कुछ प्रोटीएजेज और न्यूक्लिएजेज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स और न्यूक्लियस एसिड के जो भी पार्शियल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये डिफरेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फूड्स की डिफरेंट साइट्स पे डाइजेशन करती हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दो मेन पार्ट्स थे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनकी डिटेल मैंने आपको बताई और आशा है आपको मेरे लेक्चर से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं।